इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी टेट ग्रेड 1 का ये इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर वो आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मीन ये है कि जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उन्होंने सेंस ऑफ लॉस ये डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, उनका आंसर करेक्ट है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देगा आपको जो करेक्ट आंसर्स होंगे। और फॉर एग्जांपल ये जो आप 32 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे एक येलो दिखाई दे रहा है आपको, एक ग्रे दिखाई दे रहा है। इसका मीन है कि इन्होंने डी ये जो ग्रे वाला है इसे सेलेक्ट किया था, लेकिन इनका रॉन्ग है, तो यहाँ पे येलो जो है ये करेक्ट आंसर है। बाकी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एमपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और दूसरी बात ये है कि इस पेपर में मैं केवल इंग्लिश का जो सेक्शन है, जो 120 क्वेश्चन हैं आपके इंग्लिश के, वही डिस्कस करूँगी। जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो आता है 30 क्वेश्चन, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने 31 से स्टार्ट किया है। ओके, सो लेट्स बिगिन। एन एलर्जी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ विक्ट्री, सेंस ऑफ डिफीट, सेंस ऑफ लॉस। क्योंकि एलर्जी जो है ये एक मॉर्निंग सॉन्ग है जो कि रिलेटेड है किसी की भी डेथ से या किसी पर्सनल लॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉय, विक्ट्री, डिफीट, ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंस ऑफ लॉस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेहरू जी ऑटोबायोग्राफी। तो नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है टूवर्ड्स फ्रीडम, और इसे एन ऑटोबायोग्राफी ये भी है इसका टाइटल। इसे एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इन अ फादर्स लेटर द फादर टेल्स हिज सन दैट द आर द वंस विद हुम यू कैन हैव योर ओन वे। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट टेक्स्ट से लिया हुआ है। और यहाँ पे जो फादर हैं, विलियम हैज़लिट का ये वर्क है जिसमें फादर अपने सन को एडवाइस कर रहे हैं, और वो जब अपने बोर्डिंग स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसको अपने जो स्कूल फेलोज़ हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे इस लाइन में आएगा प्लेमेट्स। ठीक है, क्लासमेट, रूममेट्स, बैचमेट्स ये नहीं आएंगे। In The Poet and the Pauper, in the opinion of Vashambhat Babu, why does a person think of work in this sweet weather? पोइट एंड पॉपर में आप देखते हैं कि 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक हैं कुंज बिहारी जो कि पोइट हैं, और बशंबत बाबू जिन्हें कि एज अ पॉपर पोर्ट्रे किया है। वर्क के बारे में क्यों सोच रहे हैं जबकि वेदर इतना स्वीट है? ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है। तो वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वशंबत बाबू जो हैं उन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो भूखे हैं, और अपनी हंगर को शांत करने के लिए ही नीड्स मनी, और मनी के लिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए जॉब। तो वशंबत बाबू जो हैं वो अपनी हंगर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इसीलिए वो काम के बारे में सोच रहे हैं, और काम के सिलसिले में ही वो कहाँ आए हैं? कुंज बिहारी के पास आए हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। यहाँ पे आपको लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यहाँ पे आयरनी नहीं हो सकती। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, यहाँ सिमिली भी नहीं है, यहाँ है मेटाफर, क्योंकि लाफ्टर को डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? मेडिसिन के साथ में, तो यहाँ मेटाफर है। नेक्स्ट है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन बी गिवन इन द सेंटेंस। यू कांट गेट अ जॉब, यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है, यू कांट गेट अ जॉब एंड यू हैव एक्सपीरियंस। तुम जॉब नहीं ले सकते हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, ये कहीं से भी सूटेबल नहीं लग रहा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अनलेस। अनलेस क्या शो करता है? अनलेस का मेन होता है इवन इफ़, मतलब जैसे कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूँ तो जैसे कि जब तक कि नहीं कह सकते हैं आप, सिवाय अगर बोल सकते हैं यू कांट गेट अ जॉब, जब तक कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, अनलेस का मीन होता है जब तक कि नहीं, इवन इफ।
नेक्स्ट है दैट वुड हार्डली सफाइस टू होल्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर, वन नीड्स समथिंग मोर सब्सटेंशियल टू कंप्लीट द लाइन। ठीक है, ये लाइन आपकी आई है पोएट एंड पॉपर से। दैट वुड हार्डली सफाइस टू होल्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर, वन नीड्स कंप्लीट मोर सब्सटेंशियल टू ईट हो जाएगा यहाँ पे। और ये लाइन किसने बोली है? ये बशंबत बाबू ने बोली है। नेक्स्ट है वी ऑल हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे जो टू है इसे हमें रिप्लेस करना है। कौन सी प्रपोजिशन सुइटेबल रहेगी वो बताना है। एडजस्ट के साथ यहाँ पे जाएगी विद। वी ऑल हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स विद द न्यू सर्कमस्टांसेस। विशाल त्यागी सेड टू द ब्लैकस्मिथ, विल यू मेक द हैमर अवेलेबल टू मी। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चलिए हम पहले ए वाला देखते हैं। विशाल त्यागी आस्क्ड द ब्लैकस्मिथ। आस्क्ड ठीक है क्योंकि सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ ही लगाया इन्होंने। देन इन्होंने यू को हम क्योंकि चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? ब्लैक स्मिथ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू और योर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ही भी ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है? विल का विल ही रहने दिया है, मतलब विल को इन्होंने पास्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। तो जो ए ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा रॉन्ग, ए ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए सेकंड वाला हम चेक करते हैं। विशाल त्यागी आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? ये यहाँ पे इन्होंने लगा दिया दैट, जबकि दैट तो नहीं आना चाहिए इंट्रोगेटिव में। तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, सी को देखते हैं। विशाल त्यागी आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ, ये सही है। देन यहाँ पे इफ़ या वेदर में से एक इन्होंने इफ़ लगा दिया है। देन यू को चेंज किया ब्लैक स्मिथ के अकॉर्डिंग, ही आ गया। एंड विल की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वुड, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, MP-TET में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे विल को चेंज किया वुड में। देन मेक द हैमर अवेलेबल टू, मी को चेंज किया आई माई मी, वी एस अवर को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। विशाल त्यागी के अकॉर्डिंग चेंज किया, हिम हो गया। ठीक, तो हमारा ये हो गया सी। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम नाउ। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव है, सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम नाउ। तो यहाँ इंस्पेक्टर जो है ये कांस्टेबल को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द कांस्टेबल। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के ना तो हम दैट का यूज़ करते ना ही इफ़ और वेदर का यूज़ होता है, बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लिखते हैं? टू। तो इन्होंने लिखा है टू, बिल्कुल सही है। देन सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन दिस, ये जो है इसको चेंज कर दिया दैट में, ये भी करेक्ट है। एंड नाउ को चेंज करते हैं हम देन में, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज़ सिमिलर। सिमिलर मीन्स यहाँ पे बताना है इसका सिनोनियम। एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू एंटाइस ऑटर्स बैक टू द रिवर। एक प्रयास किया गया है किस चीज़ के लिए? टू इंटाइस। अब यहाँ पे इंटाइस का मीन क्या है ये समझना है। देखिए इंटाइस का मीन होता है किसी को आकर्षित करना, लुभाना, प्रलोभन देना। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इंटाइस। तो जो ऑटर्स होते हैं, ऑटर्स एक एनिमल है, तो उसको रिवर में वापस लाने के लिए एक कुछ अटेम्प्ट किया गया, मीन्स कोई स्कीम या कोई किसी तरीके का कुछ प्रयास किया गया है। तो यहाँ एंटाइस जो है इसका सिनोनियम हो जाएगा डिकॉय, क्योंकि डिकॉय का मतलब होता है प्रलोभन देना। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616। There is a black sheep in every department. Identify the figure of speech. किसी पर्सन को, मतलब कोई भी एक ब्लैक शीप होता है, दैट मीन कोई भी पर्सन जिसको कि कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? डायरेक्ट ब्लैक शीप से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ हो जाएगा आपका मेटाफर, क्योंकि सिमिली होगा नहीं यहाँ पे। कोई भी कंपैरेटिव वर्ड जैसे कि एज, लाइक इनका यूज़ नहीं किया है।
आयरनी भी नहीं है और पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स व्हाट रीज़न डज स्वामी साइड टू द बोर्ड हाई स्कूल हेडमास्टर फॉर व्हाई ही नीड्स टू लीव हिज क्लास अर्ली। देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो नोवेल है, इसमें स्वामीनाथन जो है ये अपने हेडमास्टर को बोलता है कि उसको जल्दी जाना है क्योंकि वो कंपलसरी जो ड्रिल्स है उनको अटेंड नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है कि मेरा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, मुझे हेडेक है और एकदम मतलब वो डेलीरियम जो एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं होता, तो वो अपने आप को ऐसे शो कर बीमार है। ठीक, तो वो ऐसा बोलकर हेडमास्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। अपनी इस बीमारी को प्रूव करने के लिए वो डॉक्टर केशवन है एक, उनके पास भी जाता है और डॉक्टर केशवन क्योंकि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तुमको, तो वो बोल देता है कि मेरे को पेट में दर्द हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर केशवन कन्विंस नहीं होते और क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था स्वामी यहाँ पे कि डॉक्टर केशवन जो है वो उसको क्या दे देंगे, एक मेडिकल दे देंगे ताकि वो अपने हेडमास्टर को दिखा के छुट्टी ले सके, उनको कन्विंस कर सके। लेकिन डॉक्टर केशवन उससे कन्विंस नहीं होते और उसको मेडिकल नहीं मिलता है। गो एंड टॉक हिम डोंट शाउट मी, यहाँ पे आपको फिलअप्स करना है, प्रपोजिशन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। गो एंड टॉक टू हिम, जाओ और उससे बात करो। डोंट शाउट एट मी, शाउट जो है इसके साथ प्रपोजिशन एट आएगा। शी वॉज आर क्वीन, आर रोज, आर स्टार एंड देन शी डांस्ड ओ हेवन हर डांसिंग। यहाँ पे ये पोइट जो है इन्होंने वर्ड रोज़ को कैसे यूज़ किया है, एज अ मेटाफर यूज़ किया है, सिमिली, आयरनी और पैराडॉक्स। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, एज अ मेटाफर यूज़ किया है। शी को डायरेक्ट कंपेयर किया है क्वीन से, रोज़ से और स्टार से। ठीक है, तो जब डायरेक्ट कंपेरिजन होता है टू ऑब्जेक्ट्स का तो वहाँ पे मेटाफर होता है और आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ से कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे रोज़ से कंपेयर किया जा रहा है तो जो वर्ड रोज़ है उसको एज अ मेटाफर यूज़ किया है पोइट ने शी के लिए। वाई देयर वॉज अ रश फॉर डिनर एट द ऑथर्स हॉस्टल इन माई मदर। माई मदर जो है नीरज सिंह चौधरी का वर्क है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके हॉस्टल में, जब वो हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पे डिनर टाइम पे रश क्यों होता था। द फूड वॉज सर्व्ड वेरी लेट इन द इवनिंग, नो। देयर वॉज लिमिटेड स्टाफ टू सर्व द फूड, लिमिटेड स्टाफ था फूड सर्व करने के लिए, ये भी नहीं है। द साइज ऑफ द डाइनिंग हॉल वॉज स्मॉल एंड फूड वॉज सर्व्ड ओनली वंस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि जो डाइनिंग हॉल था उनके हॉस्टल का उसका साइज़ थोड़ा कम था और जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा थे, तो वहाँ भीड़ जैसी हो जाती थी, तो सबको थोड़ा जल्दी होता था कि वो जल्दी से जाके अपना डिनर कर लें। और दूसरी बात ये थी कि डिनर केवल एक ही बार सर्व किया जाता था, अगर किसी ने गलती से भी अपना डिनर मिस कर दिया तो उनको दोबारा से डिनर नहीं मिलता था, दोबारा सर्व नहीं किया जाता था। सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। यहाँ क्या आएगा, दिस कंपनी इज़ अप अगेंस्ट बैंकरप्सी। यहाँ पे ए करेक्ट है क्योंकि अप अगेंस्ट जो है ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी के विरुद्ध। तो जिस चीज़ के विरुद्ध है कोई पर्सन या कंपनी, उसके अगेंस्ट फिजिकल एक्शन भी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे ये अगेंस्ट एकदम करेक्ट है। देयर इज़ नो कॉफ़ी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। समटाइम्स नहीं आएगा, इंस्टेड आएगा क्योंकि इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इंस्टेड का मतलब होता है आल्टरनेटिवली या इन प्लेस ऑफ कह सकते हैं, सब्सटीट्यूट कह सकते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है कॉफ़ी नहीं है, क्या आप कॉफ़ी के बजाय टी लेना पसंद करेंगे या टी लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टेड आएगा। वी हैड अ वेरी मीटिंग, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड। यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा, प्रोडक्टिव, चार्मिंग, बोरिंग, हॉलो। अब देखिए पहले हम यहाँ से समझते हैं, मीटिंग जो है ये चार्मिंग नहीं हो सकती, मीटिंग बोरिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी तो फिर मीटिंग बोरिंग कैसे हो गई। हॉलो भी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा प्रोडक्टिव, क्योंकि प्रोडक्टिव मतलब जो काम वो करना चाहते थे वो सारा काम मीटिंग में, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो सारी हो गई। तो जब भी मतलब
जो मीटिंग थी वो फ्रूटफुल थी, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिव आएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। कमल एज वेल एज बिमल आर लिविंग फॉर इंग्लैंड। देखिए, जब भी कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों, यहाँ पे एज वेल एज से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, कमल एंड बिमल, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही ये दो अलग अलग हैं, अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, आर लिविंग कर दिया। कोई भी जिसे नहीं पता एज वेल एज का रूल क्या है, तो वो सोचेगा कि कमल भी है बिमल भी है, दो लोग हो गए, आर लिविंग करेक्ट है, या फिर वर लिविंग करेक्ट है, ऐसा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जब एज वेल एज हो तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि एज वेल एज से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो क्या है, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है। यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। अभी अगर ऐसे होता है कि टीचर्स, मान लीजिए मैं एक ऐसे ही ले लेती हूँ, वर्ड टीचर्स लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल में, टीचर्स एज वेल एज बिमल आर लिविंग फॉर इंग्लैंड, ये सेंटेंस होता। तो यहाँ पे टीचर्स क्या हो गया, एज वेल एज से पहले आने वाला ये प्लूरल हो गया, तो फिर यहाँ पे हाँ, ये जो आर लिविंग है ये करेक्ट होता, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला देखना है। हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, हियर वी फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, मेटाफर है। मेटाफर क्यों है, क्योंकि उसके जो टीयर्स हैं उनको डायरेक्ट किससे कंपेयर किया गया है, रिवर से कंपेयर कर दिया गया उसके टीयर्स को, कि उसके जो टीयर्स थे वो नदी की भांति उसके गालों पर बह रहे थे। मेटाफर इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द ब्रोकन विंग, व्हाट इज द करंट एटमॉस्फेयर इन द नेशन। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की पोएम है, जहाँ पे जो करंट एटमॉस्फेयर है उस पोएम में वो है फुल ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब लोगों के मन में क्या हुआ है, उजाला हो चुका है, सबके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, फ्रीडम लेने के लिए क्या हुआ है, एक जोश पैदा हो चुका है, जुनून पैदा हो चुका है। तो इसलिए उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में वो आज़ादी पा लेंगे। तो जो एटमॉस्फेयर है वो फुल ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस है। व्हाट इज़ ग्रैनीज रिएक्शन टू स्वामीज न्यूज़ अबाउट फॉर्मिंग अ न्यू क्रिकेट टीम इन द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी की जो ग्रैनी है उनका रिएक्शन क्या था, जब स्वामी उनको इम्प्रेशन दिखाने के लिए बताता है कि मैंने एक नई क्रिकेट टीम बनाई है, तो नानी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि उनको क्रिकेट के बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था, वो नहीं जानती थी कि क्रिकेट क्या है। शी डजंट नो व्हाट क्रिकेट इज़। टेल मी, वर यू टाइम फॉर द मीटिंग और वर यू लेट एज यूजुअल। तो टाइम के लिए हमेशा हम ऑन का ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ होगा ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेहरू जीज व्यूज़ इन टीनेज व्हाट इज़ मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग। नेहरू जी के हिसाब से रीडिंग इंटेलिजेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका टेक्स्ट से उठाया, अगर आप इसको पढ़ेंगे टीनेज का जो पूरा टेक्स्ट है तो आपको ये समझ में आएगा कि रीडिंग इंटेलिजेंटली की के लिए एक पॉइंट है वहाँ पे वो बात की गई है। माई वॉलेट इज़, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, ये गलत है, नहीं आएगा। बिसाइड्स भी नहीं आएगा, बियॉन्ड भी नहीं आएगा, नेक्स्ट टू आएगा। नेक्स्ट टू क्या आएगा, नेक्स्ट का मीन होता है अगला, और नेक्स्ट टू का मीन होता है नज़दीक या के पास, के निकट, ऐसे बोल सकते हैं आप, मतलब नियर के सेंस में, कि मेरा जो वॉलेट है वो पेन के पास है। व्हाट डज आदित्य वांट टू शो टू देव इन द नोवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड। अनीता देसाई का नोवेल है बाय बाय ब्लैकबर्ड। यहाँ पे आदित्य जो है वो मुग़ल एंड राजस्थानी जो मिनिएचर्स हैं उन्हें दिखाना चाहता है। वहाँ पे लंदन में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे ये मिनिएचर्स हैं जो कि कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन आदित्य अपने मन से वहाँ रेलेक्टेंट है वहाँ जाने के लिए, मतलब उसका बहुत ज़्यादा मन नहीं है जाने के लिए। तो मुग़ल एंड राजस्थानी मिनिएचर्स की बात की गई है इस नोवेल में।
नेक्स्ट है द टोन ऑफ एन एलेजी। टोन एलेजी की कैसी होती है, क्योंकि ये एक सॉरोफुल पोएम है, यहाँ पे जो टोन होगी वो मॉर्नफुल होगी, मतलब किसी के खो जाने पर, मर जाने पर, दूर हो जाने पर विलाप करना, मॉर्न। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग की राइमिंग स्कीम है ये ए बी बी सी सी डी डी। ये करेक्ट है आपका आंसर। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एनवियस। एनवियस का सिनोनियम आपको बताना है। अब देखिए जो एनवियस है इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है किसी से द्वेष रखना, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रिसेंटफुल। इसका मीन भी होता है किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष रखना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। यहाँ आपको बताना है सिनोनियम। मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन बहुत ही नीरस है, ठीक है, तो नीरस या मतलब कह सकते हैं बोरिंग, तो यहाँ हो जाएगा टायर्डसम। द पेशेंट वॉज राइटिंग ऑन द बेड इन अगोनी। एगोनी का मीन क्या होता है, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, यातना, दर्द, और हमें बताना है इसका अपोजिट, मीन्स इसका अपोजिट मीनिंग, एंटोनियम बताना है। तो एंग्जाइटी, मिजरी, डिस्ट्रेस, ये तीनों मैच नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, और यहाँ पे एगोनी का मीन क्या था, पीड़ा, दर्द, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंफर्ट। In a father's letters, the father tells his son, we should not think ourselves superior than others because क्योंकि others can be the same or more talented than us. B is correct. यहाँ पे फादर अपने बेटे को सिखाना चाह रहे हैं कि दूसरे लोग भी हमसे ज़्यादा या हमसे बराबर टैलेंटेड हो सकते हैं, इसलिए हमें खुद को दूसरे सुपीरियर नहीं समझना चाहिए और किसी से जेलस नहीं करना चाहिए। What is a disease that caught होल्ड ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड इन ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। यहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं फील्ड, उनको क्या डिजीज़ हुई थी, कैंसर हुआ था उनको। हाउ इज़ मिस्टर बेनेट रिलेटेड टू कॉलिंस इन द प्राइड एंड प्रेजुडाइज। मिस्टर कॉलिंस जो थे क्लर्जी मैन हैं और ये मिस्टर बेनेट के कज़न हैं। वी आर नथिंग लेस दैन नथिंग एंड ड्रीम्स, वी आर ओनली वॉट might have been and must wait upon the tedious shores of late millions of faces। ये लाइन आपकी आई है ड्रीम चिल्ड्रन से, और ये जो कोटेशन है वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, ये जुड़ी हुई है कि यहाँ जो बच्चे हैं, ये जो चार्ल्स लैम्ब के दो इमेजिनरी जो चिल्ड्रन हैं एलिस एंड जॉन, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, ये जो चिल्ड्रन है ये नथिंग है, लेस देन नथिंग, दे आर ओनली इमेजिनेशन, और ये चिल्ड्रन आपके बच्चे नहीं हैं विद एलिस। वो चिल्ड्रन बोल रहे हैं किसको, चार्ल्स लैम्ब को, कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, एलिस और आपके बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे हैं लेकिन बार्टर्ड जो है वो हमारे फादर हैं, क्योंकि एलिस की शादी किससे हुई है, बार्टर्ड नाम के पर्सन से हुई है, तो वो ऐसे कहते हैं और देन गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा एलिस। बैड मैनर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स मदर डिस्क्राइब इन द स्टोरी माई मदर वर। माई मदर नीरज सिंह चौधरी का है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनकी मदर के अकॉर्डिंग बैड मैनर्स क्या है, उनकी मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे अच्छे से सोशली बिहेव ना करें, किसी के सामने ज़्यादा बात करें या किसी के सामने रोने लगें, अपने इमोशंस ज़्यादा शो करें, डेमोन्स्ट्रेटिवनेस शो करें, तो इसलिए यहाँ पे आएगा अगेंस्ट सोशल बिहेवियर एंड चैरिटी। हु इज़ रेफर टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल इन द पोइट एंड द पॉपर। देखिए जो इसमें तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पोइट एंड पॉपर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। Do you think you can go into an English college by sending the principal a basket of mangoes? Who says this? To whom in the novel? ये कोटेशन है आदित्य की, वो देव से कहता है क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम इंग्लिश कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जस्ट बाय सेंडिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। हाउ हैज़ नीरज सिंह चौधरी डिस्क्राइब्ड द आइज़ ऑफ हिज मदर इन द स्टोरी माई मदर।
नीरज सिंह चौधरी ने अपनी माँ की जो आईज़ है उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है? उन्होंने अपनी मदर की आईज़ को बताया ब्राइट एंड बिग। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी views in teenage, integration of personality can be achieved by coordination of thought and action। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया था, ये इसमें थोड़ा अलग टाइप से आया है। coordination of thought and action is very important according to P.T. Nehru for an impressive personality or to achieve something। नेहरू जी के हिसाब से मतलब आपके जो थॉट हैं, आप जैसा सोचो फिर उनके लिए वैसे ही काम करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आपका थॉट और उनके लिए लिया गया एक्शन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इन टीनेज नेहरू जी सेड आई शुड लाइक यू टू हैव, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं द प्राइड ऑफ यूथ एंड एम्बिशन ऑफ यूथ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आई शुड लाइक यू टू हैव, कि आप लोग जो हैं क्या बनो, प्राइड बनो एंड एम्बिशन, मतलब यूथ के अंदर जो एक गर्व की भावना होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके अंदर, और जो एम्बिशन होनी चाहिए यूथ वाली वो होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है ही वॉज अ टाइनी मैन बेयरली 5 feet टॉल विद स्प्राइटली वॉक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, स्प्राइटली वॉक, क्योंकि ये जो वॉक वर्ब है इसे मॉडिफाई कर दी गई है, एडवर्ब है स्प्राइटली, और स्प्राइटली का मीन होता है एकदम फुर्ती से, सीधे फुर्ती से चलना। ठीक है, तो स्प्राइटली वॉक आएगा। द टर्म एलर्जी हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एलेगोस। एलेगोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, एलर्जी जो है इससे ग्रीक वर्ड एलेगोस से लिया गया है, और लैटिन लैंग्वेज के अगर हम वर्ड की बात करें तो लैटिन में एक वर्ड होता है ELEGIA, एलेजिया। तो एलेजिया ये लैटिन वर्ड है, यहाँ से इसे एलर्जी का ये सोर्स है एक एलेजिया लैटिन वर्ड, एंड ग्रीक वर्ड एलेगोस ये भी एक सोर्स है। ठीक है, तो ये एलर्जी। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नोवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड, में टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोनाली वॉज बोर्न इन लंदन, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इन दे रखा है, ठीक है, अगस्त, तो यहाँ भी इन ही आएगा। तो अगर हम इस इन को, ये जो क्वेश्चन में इन दिया हुआ है, अगर हम इसको ओवरलुक कर दें, हम समझ लें कि यहाँ पे इन नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, इन अ फादर्स लेटर्स द फादर एडवाइजेस हिज सन दैट ही शुड स्टडी द क्लासिक्स एट इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्ट एंड इट अस हाउ ग्रेट थिंग्स आर। क्लासिक्स ऑफ कोर्स हमें सिखाते हैं, तो यहाँ आएगा टीचेस, और ये डायरेक्ट आपके टेक्स्ट से उठाया है, ये लाइन है फादर्स लेटर्स में। ठीक है, तो इसमें टीचेस वर्ड का यूज़ किया हुआ है। शी गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, यहाँ पे क्या आएगा? शी गॉट एट होम वेरी लेट टू लास्ट नाइट, नो। शी गॉट टू होम वेरी लेट एट लास्ट नाइट, नो। शी गॉट एट होम वेरी लेट एट लास्ट नाइट, नो। यहाँ पे प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ये आपका करेक्ट है। शी गॉट होम वेरी लेट, क्योंकि गॉट ने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप ऐसे समझ लीजिए शी केम होम वेरी लेट। ठीक, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट नाइट से पहले भी नहीं है, तो यहाँ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। शेक्सपियर सोनेट्स आर कॉमनली नोन एज, शेक्सपियर के सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, और एलिजाबेथन। ठीक, इन विच बुक वॉज द ऑन कंडक्ट ऑफ लाइफ ऑफ फादर्स लेटर्स पब्लिश्ड, ये जो है आपका फादर्स लेटर्स ऑन कंडक्ट ऑफ लाइफ, ये किस बुक में पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था लिटरेरी रिमेन्स
ऑफ द लेट विलियम हैज़लिट विद नोटिस ऑफ हिज लाइफ, और ये पब्लिश कराया था विलियम हैज़लिट के सन ने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको एंटोनियम बताना है यहाँ पे नरिश। नरिश का मीन क्या होता है? नरिश का मीन होता है किसी को पोषित करना, मीन्स टू नर्चर समथिंग, टू नर्चर समवन। तो यहाँ हो जाएगा इसका एंटोनियम स्टार्व। स्टार्व का मीन होता है भूखा। अगेन आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई सन आई हैव ऑफन फॉरबिडन यू नॉट टू प्ले क्रिकेट आउटसाइड द स्कूल, संजीव सेड। तो संजीव अपने बेटे से कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करके लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे संजीव टोल्ड हिज सन दैट आई हैव। यहाँ पे कह कौन रहा है? संजीव कह रहे हैं ना, तो आई को चेंज करेंगे संजीव के अकॉर्डिंग, यहाँ आ जाएगा ही। हैव को चेंज किया, पास्ट में हैड हो गया। ऑफन फॉरबिडन एंड यू कौन है यहाँ पे? किसे कहा जा रहा है? सन को बोला जा रहा है, तो सन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम। ही हैड ऑफन फॉरबिडन हिम नॉट टू प्ले क्रिकेट आउटसाइड द स्कूल। दिस वन इज करेक्ट। P.B. Shelley wrote a pastoral elegy on the death of John Keats. What is its title? P.B. Shelley ने pastoral elegy लिखी है जॉन कीट्स की डेथ पर, जिसका टाइटल है एडोनिस। In the novel The Guide, the first thing Raju tries to figure out about his customers is, कस्टमर से राजू सबसे पहले क्या फिगर आउट करता है? वो ये देखता है कि ये कितने पैसे खर्च करने वाले हैं, हाउ मच मनी दे विल स्पेंड। In teenage, Nehruji says, thought without action is abortion, without thought is folly. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एक्शन की। In teenage, Nehruji says, thought without action is abortion, action without thought is folly। क्योंकि वो क्या कहते हैं? थॉट और एक्शन का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे सिनोनिम बताना है विजारे। विजारे का मीन क्या होता है? विजारे का मीन होता है समथिंग वेरी स्ट्रेंज, तो यहाँ हो जाएगा अनयूजुअल। अ पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, दे आर। पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड ईपोड। ये इज करेक्ट। वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड्स एट नाइट, हंग्री एंड एग्जॉस्टेड, what does Swami hallucinate in the novel Swami and Friends? स्वामी जब भाग जाता है, ठीक नहीं आता वो, और वो चला जाता है, चलता चला जाता है, और कहाँ पे पहुँच जाता है? वुड्स के पास पहुँच जाता है, थ्रू द वुड्स एट नाइट। तो वो बहुत ही टाइम हो गया उसको निकले हुए, उसको सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है, तो बहुत ही हंग्री है, एग्जॉस्टेड है। तो वो हेलुसिनेशन मतलब उसको ऐसे ही भ्रम होने लगता है। और क्या भ्रम होने लगता है उसको? वो ऐसे इमेजिन करता है कि उसको टाइगर, एलिफेंट, लायन, व्हेल, ये सारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने उसको घेर लिया है। नेक्स्ट आपका ये एक पैसेज है, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। ये जो सॉन्ग नंबर 1 है गीतांजलि का, वहाँ से क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्हाट डज द पोइट कन्वे बाय एंडलेस इन द एबव लाइन। तो यहाँ पे ये जो पोइम है इसकी थीम ही है री इनकारनेशन। ये जो फर्स्ट लाइन है, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, पोइट कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुमने मुझे अनंत बना दिया है। सच इज़ दाई प्लेजर, तुम्हारा ऐसा प्लेजर है, मतलब तुम्हारा ऐसा आशीर्वाद है, तुम्हारी ऐसी ब्लेसिंग है कि मेरे को आपने कैसा बना दिया है? एंडलेस बना दिया है। तो एंडलेस क्या होती है? हमारी जो कहते हैं कि हमारी जो सोल है वो केवल अपना शरीर बदलती है, वो मरती नहीं है। और हर आदमी का एक के बाद एक जन्म होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पे री इनकारनेशन की बात की जा रही है, द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। फिर से आपका वही सेम पैसेज है यहाँ पे। विच वर्ड्स मीन द फिजिकल बॉडी विच इज़ इजीली ब्रेकेबल एंड बर्थलेस विदाउट लाइफ। फिजिकल बॉडी जो है किसे बोला गया है?
फिजिकल बॉडी जो है वो ये बोला गया है फ्रेल वेसल को। ठीक, वेसल मतलब होता है कोई भी बर्तन, कमज़ोर बर्तन, क्योंकि शरीर को क्या बोला गया है, शरीर कैसा है, कमज़ोर बर्तन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय ओवर हिल्स एंड डेल्स। ओवर हिल्स एंड डेल्स जो यहाँ पे आया है इसका मीन क्या है, अक्रॉस अ वाइड एक्सपांस ऑफ रूरल लैंड एंड वैली। रोट दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। थ्रू द फ्रेज utterance in a fable the poet draws our attention towards thoughts। देखिए ये जो फ्रेज है utterance in a fable, इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, वो हमें हमारी अटेंशन ड्रॉ करें टूवर्ड्स इनएक्सप्रेसिबल थॉट्स, उन थॉट्स की तरफ जो कि उसने एक्सप्रेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमलेट से, ये टेक्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ऑब्सिक्वस इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऑब्सिक्वस का मीन क्या है, ऑब्सिक्वस का मीन होता है, ऑब्सिक्वस वैसे बोलते हैं किसी भी चापलूस पर्सन को ऑब्सिक्वस मैन, ठीक है, या किसी की कोई खुशामद कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसे ऑब्सिक्वस बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही ईगर हो किसी के कहने पर कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मीन है ओबीडियंट और अटेंटिव इन एन इनग्रेटिएटिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज अनप्रिवेलिंग वो। अनप्रिवेलिंग वो का मीन है यूजलेस सैडनेस फॉर हिज फादर। यहाँ पे हेमलेट के फादर की बात की जा रही है। बीलव्ड मदर, यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है वाई डज अ फादर से इट इज़ मोस्ट retrograde to our desire, because he wanted his son to remain calm and quiet? No. Because he wanted to send his son to the university? No. Because he didn't want him to indulge in political affairs? No. Because the son was reverting to an inferior and contrary condition? ये इसका आंसर होगा। अगेन सेम पैसेज है आपका हेमलेट का, यहाँ पे है दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम विच एक्ट। दिस वन इज करेक्ट, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड से लिया गया है ये टेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सेम टेक्स्ट है, वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क। डेनमार्क में आने से पहले हेमलेट कहाँ स्टडी कर रहा था, विटनबर्ग में स्टडी कर रहा था। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट है ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि बेकन का ऐसे है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो अगर आप इसे पूरा टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंडशिप इज़ अ क्योर फॉर हार्ट, क्योंकि सेम टेक्स्ट में से उठा के आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि फ्रेंडशिप क्या है, क्योर है फॉर हार्ट, एज अ हेल्दी हार्ट रिक्वायर्स विगर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एन इंटीमेट फ्रेंडली कॉन्वर्जेसन। सी इज़ करेक्ट। सेम पैसेज अगेन दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट आपका अगेन दिया है व्हाट डज द राइटर मीन बाय पार्टिसिप स्क्वेरम। ये फ्रेज है एक, ठीक, इसका मीन क्या है, इसका मीन है इट्स अ रोमन टर्म, ये रोमन फ्रेज है जिसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ शेयरिंग द पेन टुगेदर, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दर्द को बांटना। अगेन आपका ऑफ फ्रेंडशिप से क्वेश्चन आया है, हु इज़ एल सेला एंड व्हाट इज़ द रिलेशन विद पॉम्पी। इनका रिलेशन क्या था, एल सेला वॉज अ रोमन किंग, एक रोमन किंग थे, एंड पॉम्पी वॉज हिज पुअर फ्रेंड। नेक्स्ट है सो ग्रेट एज दे परचेज इट मैनी टाइम्स एट द हैजार्ड ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड ग्रेटनेस, वॉट डज द ऑथर वॉन्ट टू से थ्रू दिस लाइन। तो ये पैसेज आपको दिया हुआ है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑथर कहना चाह रहे हैं, ही सेज दैट किंग्स एंड मोनार्क्स गिव ऑनर टू देयर फ्रेंड्स, कि जो किंग्स एंड मोनार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं, बट समटाइम्स सच फ्रेंड्स टर्न हॉस्टाइल कॉजिंग हार्म टू देयर बेनिफैक्टर्स। लेकिन कभी कभी ये फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं अपने बेनिफैक्टर्स के लिए।
अगेन ऑफ फ्रेंडशिप से ही क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिक कैरेक्टर्स इन दिस पैसेज। तो यहाँ पे इतने सारे हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स उन्होंने बताए हैं उनका एग्जाम्पल लेने का मीन क्या है, बिकॉज दे हैड गुड फ्रेंडशिप बट लेटर द माइटी फ्रेंड्स सफ़र ड्यू टू देयर फ्रेंडशिप। ठीक है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो शक्तिशाली फ्रेंड था उसे अपनी फ्रेंडशिप के चक्कर में थोड़ा सफ़र करना पड़ा। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने समझाया है इसमें। नेक्स्ट आपकी पोएम आती है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर से क्वेश्चन आया, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, व्हाट नोट्स आर रेफर टू हियर। वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स मतलब थके हुए जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, व्हाट नोट्स आर रेफर टू हियर, उनके लिए कौन से नोट्स रेफ़र किए गए हैं पोइम में। पोइट क्योंकि यहाँ पे सॉलिटरी रीपर जो है, जो गर्ल है, उसके सॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग के साथ और कुक्कू के सॉन्ग के साथ, लेकिन यहाँ पे नाइटिंगेल की बात की जा रही है क्योंकि पोइट का मानना है कि जैसे कि किसी डेजर्ट में, अरेबियन डेजर्ट में मान लीजिए, जब ट्रैवलर्स चल के जाते हैं और वो थक जाते हैं तो वहाँ पे जो नाइटिंगेल होती है और वो गाना जब अपना गाती है तो वो जो लोग जो थके हुए हैं उनकी थकान दूर हो जाती है उसका मेलोडियस सॉन्ग सुनकर। लेकिन पोइट यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, वो कहते हैं कि सॉलिटरी रीपर का जो सॉन्ग है वो उससे भी ज़्यादा मेलोडियस है, मतलब नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उससे भी कहीं ज़्यादा मेलोडियस है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल के सॉन्ग की बात की जा रही है इस लाइन में। नेक्स्ट आपका सॉलिटरी रीपर से ही है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्लेंटिव नंबर्स। प्लेंटिव नंबर का मीन किया है, यहाँ पे जो स्पीकर है उसको आइडिया नहीं है कि जो गर्ल है वो क्या गा रही है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं, तो वो गैस कर रहे हैं कि ये शायद कोई प्लेंटिव नंबर, मतलब प्लेंटिव नंबर बोलते हैं सैड सॉन्ग को। परहैप्स वो कोई, शायद ये कोई प्लेंटिव नंबर मतलब कोई शो गीत गा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा, इट मीन्स अ सैड सॉन्ग विद मेलंकोलिक ट्यून। अगेन सेम पैसेज है, सॉलिटरी रीपर से ही है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन बाय शेडी हॉन्ट। शेडी हॉन्ट का मीन क्या है, जब जैसे कि डेजर्ट में ट्रैवलर्स जाते हैं तो वो शेडी मतलब पेड़ों की छायादार जगह ढूंढते हैं रेस्ट करने के लिए, अ प्लेस शेडेड बाय ट्रीज वेयर पीपल कैन रेस्ट फॉर अ वाइल। अगेन सॉलिटरी रीपर से ही है क्वेश्चन, हाउ डज अ सॉलिटरी रीपर सॉन्ग स्कोर ओवर द सॉन्ग ऑफ द कुकू। अब सॉलिटरी रीपर का जो सॉन्ग है वो कुकू के सॉन्ग से कैसे ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ मोर फार रीचिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग सॉलिटरी रीपर का जो सॉन्ग है वो दूर तक जाने वाला है। अगेन सॉलिटरी रीपर से ही क्वेश्चन है, व्हाट डज अ पोइट वांट टू कन्वे बाय लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। सैड म्यूजिक इज ऑलवेज रिमेंबर्ड, ये नहीं होगा। म्यूजिक इज एटर्नल एंड कांट गिव प्लेजर, नो। म्यूजिक इज एवरलास्टिंग, नो। द पोइट स्टिल केप्ट द रीपर सॉन्ग इन हिज हार्ट। पोइट कह रहे हैं कि भले ही वो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन ये जो सॉन्ग वो सुन रहे हैं, ये जो सॉन्ग उन्होंने अभी भी सुना, ये हमेशा उनके हार्ट में एज अ गुड मेमोरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू वर्शिप से, गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स। ये ट्रू वर्शिप की पोइम है। इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी डू विद आवर हार्ट्स फर्स्ट। पोइट क्या कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने हार्ट्स के साथ क्या करना चाहिए। अ रेगुलर हार्ट चेकअप, नो। फिल विद द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स, नो। पोइट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। हैव काइंडनेस फॉर फ्लावर्स, नो। रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम आवर हार्ट्स, मतलब पोइट कह रहे हैं कि ट्रू वर्शिप मतलब सच्ची पूजा ये नहीं होती है कि आप भगवान के सामने फूल चढ़ा दिए, दिया जला दिया, लेकिन आप खुद को नहीं सुधार रहे हो, मतलब अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर रहे हो, तो आपके दिलों में क्या है, दूसरों के लिए नफ़रत है, डार्कनेस है। तो इसलिए पोइट कह रहे हैं, रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम आवर हार्ट्स, ये ट्रू वर्शिप है। अगेन आपका ट्रू वर्शिप से क्वेश्चन है, टू होम डज अ पोइट रेफर एज द डाउन ट्रोडन इन द गिवन पोएम। पोइट्स पोएम में कह रहे हैं कि
मंदिर में झुकने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, मतलब जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जिनको कि अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, जो कि सोशल जस्टिस के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, पावरफुल लोग जिनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो डाउन ट्रोडन हैं उनको उठाया जाए, उनको ऊपर लेकर आया जाए। तो यहाँ पे डाउन ट्रोडन का मीन है दोज हु आर ट्रीटेड सो बैडली बाय द रिच, बट यहाँ पे रिच के अलावा एक वर्ड और होना चाहिए था, रिच एंड पावरफुल। अगेन आपका ट्रू वर्शिप से ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म आल्टर हियर। आल्टर का मतलब होता है वेदी, जहाँ पे हम अपनी पूजा की थाली रखते हैं, ठीक है, भगवान की स्टैच्यू भी होती है, फूल रखते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है आल्टर, जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे होली टेबल जैसे। अगेन ट्रू वर्शिप से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज़ ट्रू वर्शिप। ट्रू वर्शिप का मीन होता है टू फॉलो व्हाट गॉड वांट्स, मतलब भगवान एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं एज अ ह्यूमन, मतलब भगवान हमसे एक्चुअली एज अ ह्यूमन क्या करवाना चाहते हैं, जो हमारी एज अ ह्यूमन जिम्मेदारियां बनती हैं उनको हम फॉलो करें। केवल भगवान के सामने झुकने से ट्रू वर्शिप नहीं होती है, तो यहाँ पे पोइट ने यही समझाया है। अगेन ट्रू वर्शिप से ही क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। भगवान के चरणों में फूल समर्पित करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, टू फिल आवर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, ठीक, कि हमारे घरों में आपस में प्यार हो, फ्रेग्रेंस ऑफ लव हो। ऐसा नहीं कि घर में तो रोज़ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टू फिल आवर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। नेक्स्ट है, व्हाट प्लान इज़ बीइंग प्लॉटेड हियर। ये जो आपका पैसेज है ये आया है टेम्पेस्ट से। वाई एज आई टोल्ड दी इट इज़ अ कस्टम विद हिम, टेम्पेस्ट का है ये। व्हाट प्लान इज़ बीइंग प्लॉटेड हियर, इसमें किस प्लान की बात की जा रही है। द प्लॉट ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द केज ऑफ प्रॉस्पेरो, नो, द प्लॉट ऑफ किलिंग प्रॉस्पेरो। यहाँ पे जो कैलिबन है स्टेफनो एंड ट्रैंक्विलो जो था उसके साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने की प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो के समझा रहा है उनको कि दोपहर का जो टाइम होता है वो उसका नैप टाइम होता है, वो दोपहर में ज़रूर सोता है, तो उस टाइम पर कैसे उसको मारना है उसकी प्लानिंग चल रही है। अगेन सेम टेक्स्ट है टेम्पेस्ट से, हु इज़ रेफर्ड टू एज हिम इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। फर्स्ट लाइन जो है पैसेज की, इसमें हिम कौन है। वाई एज आई टोल्ड दी इट इज़ अ कस्टम विद हिम। कस्टम विद हिम का मतलब ये है यहाँ कि कैलिबन स्टेफनो एंड टेंकलो को बोल रहा है कि उसके लिए हिम मतलब प्रॉस्पेरो के लिए ये कस्टम है। क्या कस्टम है, आफ्टरनून स्लीप, मतलब वो रोज़ सोता है दोपहर में, वही अच्छा मौका है उसको मारने का, ये प्लानिंग है उनकी। अगेन सेम टेक्स्ट है टेम्पेस्ट का, यहाँ पे द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, कैलिबन स्टेफनो और टेंकलो को बताता है कि उसको मारने से पहले हमें क्या करना है, उसकी बुक्स को छीन लेना है, क्योंकि प्रॉस्पेरो के पास क्या था, मैजिकल पावर्स थी, और वो मैजिकल पावर्स उसको कहाँ से मिली, एक बुक थी जिसमें कि सारी रिचुअल्स थी और सारी प्रेयर्स थी जिनके थ्रू वो स्पिरिट्स को बुलाता था। तो वो कहता है कि पहले हमें उसकी बुक को छीन लेना है, दे आर मैजिकल बुक्स जिनके थ्रू कि वो स्पिरिट्स को बुलाता है, दे आर मैजिक बुक्स, विदाउट देम प्रॉस्पेरो विल नॉट बी एबल टू कमांड द स्पिरिट्स। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगेन टेम्पेस्ट से सेम टेक्स्ट है, थ्रू द एक्सप्रेशन बेटर हिज स्कल और पॉन्च हिम विद स्टेक हुज एंथुसियाज्म इज शोन। किसका एंथुसियाज्म इसमें शो हो रहा है कि हम उसका सर जो है वो अलग कर देंगे। तो यहाँ पे कैलिबन, क्योंकि प्लानिंग कौन कर रहा है प्रॉस्पेरो को मारने की, वही कर रहा है, तो कैलिबन आएगा। रूटेडली हियर मीन्स, रूटेडली का मतलब क्या है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होती है। अगर मैं इन जनरल समझा रही हूँ आपको,
नहीं पैराग्राफ समझ में आ रहा तो कैसे आंसर निकालना है। और जड़ कहाँ होती है, गहरी होती है, शैलो नहीं आएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, वीक भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डीपली, गहराई से, जड़ से। नेक्स्ट है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरूज एड्रेस एट द सेकेंड इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेल्ड एट न्यू दिल्ली इज़ नोन एज। जवाहरलाल नेहरू का ये जो स्पीच है जो उन्होंने सेकेंड इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल न्यू दिल्ली में दी थी, वो जो स्पीच थी उसको जब पब्लिश किया गया लिख कर, उसे कहा जाता है टीनेज, जो कि आपके सिलेबस में है, वो जो टेक्स्ट है। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ एन इंग्लिश सोनेट। इस इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है सी। हु टॉक्ड फॉर अ जॉब इन द प्ले द पोइट एंड द पॉपर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। मैंने जब फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर एक्सप्लेन किया था वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन थे जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे इस पेपर में ये मुझे पहला क्वेश्चन मिला है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हु टॉक्ड फॉर अ जॉब इन द प्ले द पोइट एंड पॉपर, इस प्ले में जॉब के लिए किसने बोला या किसने बात की, किसने कहा। जब भी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि जो ओपनिंग लाइन है उसमें कुंज बिहारी बशंबत को बोल रहे हैं व्हाट ब्रिंग यू हियर, मतलब तुम यहाँ कैसे आए हो। तो बशंबत बाबू उनको बोलते हैं कि आपने जॉब के लिए कहा था, मैं जॉब के लिए आया हूँ। तो कुंज बिहारी बोलता है कि वर्क, अभी इतना अच्छा मौसम है, वर्क करने की क्या पड़ी है तुमको। ये सारा टेक्स्ट, ये सारी बातें होती हैं और देन फिर जो स्टोरी है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि कुंज बिहारी बाबू ने उसको कब बोला था जॉब के लिए, और बोला भी था तो जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं से भी कुंज बिहारी उसको जॉब देने वाला है ऐसा नहीं लग रहा। जॉब के लिए उसने बोला था ऐसा भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी और से बोल दिया हो। और बशंबत बाबू जब वहाँ पे आते हैं तो वो मतलब एक्नॉलेज नहीं कर रहा इस बात को कि हाँ मैंने तुम्हें जॉब के लिए बुलाया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे आंसर क्योंकि इन्होंने कुंज बिहारी बाबू दे दिया है, कुंज बिहारी बाबू ने एक बार भी नहीं बोला। ये हमें बशंबत बाबू के वर्ड से, मतलब बशंबत बाबू का जो स्टेटमेंट है कि आपने कहा था जॉब के लिए, इसलिए मैं जॉब के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत हंग्री हूँ, और मुझे अपनी हंगर को शांत करने के लिए जॉब की बहुत ज़रूरत है। मतलब जॉब बार बार जो कर रहा है वो बशंबत बाबू कर रहा है। लेकिन कुंज बिहारी क्या कह रहे हैं कि यार इतने अच्छे वेदर में कौन काम करना चाहेगा, देखो चलो बाहर गार्डन में घूमते हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही है। वो गाना सुनाना चाहता है एक्चुअली, क्योंकि पोइट है तो वो अपनी पोइम सुनाना चाहता है उसको। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो बशंबत बाबू होना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ये रॉन्ग लग रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए हो, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म आएगा, मतलब जो परमानेंट ना हो। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोनेट इज़ लव, क्योंकि रिवेंज नहीं है, करेज भी नहीं है, बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन ये भी नहीं है। टाइलर वॉज कन्विक्टेड बट वॉज ग्रांटेड अ रॉयल पार्डन। यहाँ क्या करना है, अपोजिट बताना है आपको। पार्डन का अपोजिट बताना है। तो पार्डन का मतलब होता है किसी को माफ़ी दे देना या किसी को क्षमा कर देना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पनिश, किसी को सजा देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदूषित कर देना या गंदा कर देना। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पॉल्यूट। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू शेयर माई थॉट्स विद द होल वर्ल्ड। यहाँ पे इस एक्टिव सेंटेंस को पैसे में चेंज करना है। पैसे में चेंज करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको कि हम लिख सकें। तो यहाँ पे जो थॉट शेयर किए जाने हैं वो किसके थ्रू किए जाने हैं, आई के थ्रू ही किए जाने हैं। तो हम आई को ही लिखेंगे। आई वॉन्ट माई थॉट्स
अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि टू बी बेस्ड है, ये बनाया है टू बी शेयर्ड, क्योंकि उसी के द्वारा उसके थॉट्स को शेयर किया जाना है, तो इसलिए यहाँ पे टू बी को यूज़ करके ये सेंटेंस बनाया है। और दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, आई वॉन्ट माई थॉट्स टू बी शेयर्ड देन विद द वर्ल्ड। नेक्स्ट है लेट मी टेल यू यू कैन स्टार्ट दिस लैपटॉप प्रेसिंग दिस रेड बटन। तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी बाय। आप जो लैपटॉप है उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या तरीका है, हाउ यू विल डू इट, तो यहाँ पे आएगा बाई प्रेसिंग दिस रेड बटन। आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द न्यू टीचर सेड टू राधिका व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो द न्यू टीचर आस्क्ड राधिका हो जाएगा, द न्यू टीचर आस्क्ड राधिका। देन ये जो WH वाले वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव, जब ये आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हमें इनको ही क्या करना होता है, कंजक्शन बनाना होता है। अदरवाइज़ जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यस नो वाले जो होते हैं, मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ़ वेदर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वाई को ही कंजक्शन बना के लिखा जाएगा। देन यू को चेंज किया जाएगा राधिका के अकॉर्डिंग, तो शी हो गया। देन आर को पास में चेंज किया, ठीक है, तो शी के अकॉर्डिंग जब हम लगाएंगे वर्ब तो वॉज आएगा, शी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। द न्यू टीचर आस्क्ड राधिका व्हाई शी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, ये हमारा सेंटेंस हो गया। इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी वॉट वॉज रिटन अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द हॉल इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। इस चिमनी पीस के ऊपर टू इन्फेंट्स की ट्रेजिक स्टोरी लिखी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ बैलेट, जिसके अंकल ने उनको मार दिया था। नेक्स्ट है द इज डिवाइडेड इंटू टू स्टैंजाज। टू स्टैंजाज में कौन सा सोनेट डिवाइडेड होता है, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरेंस होते हैं, 1 कपलेट होता है। स्पेंसरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरेंस होते हैं, लेकिन वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, और फिर 1 कपलेट होता है। कर्टल सोनेट में 11 लाइन्स होती हैं। पेटाकन सोनेट जो होता है ये 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड होता है, क्योंकि 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और फिर 6 लाइन का सेस्टेट होता है, तो इस तरीके से टोटल 14 लाइन्स हो जाती हैं। आंसर है पेटाकन। नेक्स्ट है इट वॉज स्ट्रेस्ड फॉर माइल्स लाइक अ रिपलिंग येलो रिवर, दिस लाइन रेफर्स टू इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ये लाइन लॉस्ट चाइल्ड से ली गई है, और ये जो रिपलिंग येलो रिवर है ये किसे बोला गया है, कॉटन फील्ड को बोला गया है? नहीं, क्योंकि कॉटन फील्ड तो सफ़ेद दिखाई देते हैं। मैरीगोल्ड फील्ड को बोला गया है, मैरीगोल्ड फील्ड भी येलो तो होते हैं, लेकिन मैरीगोल्ड की बात नहीं की गई है। मस्टर्ड फील्ड को बोला गया है, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मतलब कोई भी चीज़ जो डिस्प्यूटेड हो, तो उसका एंटोनियम हो जाएगा यहाँ पे, डिबेटेबल तो नहीं होगा, अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें एंटोनियम बताना है कंट्रोवर्शियल का, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल का मीन हो गया डिस्प्यूटेड और एंटोनियम हो गया अनडिस्प्यूटेड। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग। मैं सुबह के 9 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है एम वेटिंग, हमें इसे रिप्लेस करना है। यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ बीन आएगी या हैव बीन आएगी। यहाँ पे आई दिया हुआ है तो हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। For which novel did Neeraj C. Chaudhary get the prestigious Duff Cooper Memorial Award? नीरज सी चौधरी को द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल के लिए ये अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उनको मिला था 1966 में। नेक्स्ट है द पोइम ब्रोकन विंग वॉज डेडिकेटेड टू होम। ये जो पोइम है ब्रोकन विंग, ये किसे डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है द ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो। Whatever is written here will happen. No power on earth or in heaven can change its course, just as
नो वन कैन चेंज द कोर्स ऑफ दैट रिवर, हु सेड दिस इन द नोवेल द गाइड। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए ये स्टेटमेंट राजू का है। राजू जब जेल से बाहर आता है, बार्बर के पास जाता है, कटिंग वगैरह कराता है अपनी, और नदी के पास आके बैठ जाता है, और वहीं पे पास में एक छोटा सा मंदिर है। तो जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो वेलन नाम का एक पर्सन वहाँ पे आता है, और उसको गलती से क्या समझ लेता है, साधु समझ लेता है। उसको लगता है ये कोई साधु है जो यहाँ बैठा हुआ है, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। और राजू की जो बातें वो थोड़ी सी फ़िलॉसफिकल हैं, तो वेलन को लगता है कि यहाँ मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो कज़िन सिस्टर है वो अपने पेरेंट्स के मर्ज़ी के हिसाब से शादी नहीं करना चाहती। तो नेक्स्ट डे वो उसे राजू के पास लेकर आता है। तो राजू ये स्टेटमेंट कहता है उस लड़की के सामने, ठीक है, कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते हो, जिस तरीके से तुम इस नदी की धारा को नहीं बदल सकते हो। तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है राजू से, और घर जाके वो शादी के लिए हाँ कर देती है। और यहीं से राजू की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। अभी आपको बनाना है पैसे में। माई फादर प्रेजेंटेड मी अ न्यू मोटरसाइकिल ऑन माई बर्थडे। तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेड मी को भी हम लिख सकते हैं और मोटरसाइकिल को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो सेंटेंस है वो मी से बनाएंगे। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज प्रेजेंटेड। वॉज क्यों लगाए? क्योंकि ये पास्ट में है, प्रेजेंटेड है। आई वॉज प्रेजेंटेड, और क्या प्रेजेंट किया गया है? न्यू मोटरसाइकिल। आई वॉज प्रेजेंटेड अ न्यू मोटरसाइकिल ऑन माई बर्थडे, एंड सब्जेक्ट जो है इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय माई फादर। दिस वन इज़ करेक्ट। नीरज सिंह चौधरी डायड एट द एज ऑफ, नीरज सिंह चौधरी की डेथ हुई थी व्हेन ही वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। नीरज सिंह चौधरी का बर्थ हुआ था 1897 में, और इनकी डेथ हुई थी 1999 में। नेक्स्ट है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच मेक्स द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। आई कैन स्टे आउट, द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 में पर्टिकुलर पॉइंट बताया जाता है किसी भी टाइम का, अप टू द पॉइंट इन टाइम और इवेंट, तब वहाँ पे हम अंटिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम बताया गया है कि 12 तक, मैं यहाँ पे 12 तक रुक सकता हूँ, तो यहाँ अंटिल आएगा। इन इंग्लैंड द सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, इंग्लैंड में सोनेट इंट्रोड्यूस किए गए थे 16th सेंचुरी में बाय सर थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। नीरज सिंह चौधरी's मदर वॉज डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट वॉट इन द स्टोरी माई मदर। नीरज सिंह चौधरी की जो मदर थी उनको नीरज सिंह चौधरी का शाप, मतलब एकदम से किसी को भी आंसर देना, ठीक है, ये पसंद नहीं था। तो यहाँ पे वो लिखते हैं नीरज शार्प एंड बाइटिंग टंग, उनकी जो जबान थी इसकी वजह से उनको अपनी माँ से बहुत डांट पड़ती थी। नेक्स्ट है, दोज हु आर अशेम्ड ऑफ नथिंग एल्स आर ऑफ बीइंग रिडिकुलस, हु सेड दिस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सटायरी। ये आपका लास्ट जो पेपर हुआ था ना उसमें भी आया था, ये अलेक्जेंडर पोप ने बोला है। I know of course the geography of India. I knew many other odd facts about India too. These lines are taken from, ये lines ली गई हैं टीनेज से। बहुत सारे बच्चों ने इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर दिया होगा, लेकिन ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उन्होंने ज्योग्राफी की बात की गई है, लेकिन ये पर्टिकुलर लाइन जब आप टीनेज का टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये टीनेज से ली गई। वो बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने मुझे पता है जो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, और मुझे इंडिया के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स पता है। तो वो अपना जो स्पीच दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है, शी लुक्ड रियली सैड, शी हैड सम बैड न्यूज़। यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ आएगा एज इफ़। अब एज इफ़ क्यों आएगा? एज इफ़ इसलिए आएगा कि जैसे यहाँ पे जो है उसे पता नहीं है। एज इफ़ का यूज़ किया जाता है जब कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन किया जाए किसी भी चीज़ के लिए जो कि आपको नहीं पता है। शी लुक्स रियली सैड, मतलब वो बहुत दुखी लग रही थी, मानो कि उसने कोई बैड न्यूज़ सुनी हो। एज इफ़ का मीन हिंदी में होता है मानो, ठीक है, मानो कि उसने कोई बैड न्यूज़ सुनी हो, तो यहाँ एज इफ़ आएगा, क्योंकि वो उसको कंफर्म नहीं पता है
कि वो सैड क्यों है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट इफ़ यू डोंट वर्क एफिशिएंटली आई विल डिसमिस यू। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू डोंट वर्क एफिशिएंटली, अगर तुम कुशलतापूर्वक काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। तो यहाँ पे द मास्टर सेड टू को हमने चेंज किया, किस में चेंज किया, टोल्ड में चेंज कर दिया। द मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इफ़ क्यों लगा दिया। इफ़ को वैसे हम एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहाँ पे इफ़ का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इफ़ हम लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इस तरीके के सेंटेंसेस में, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका इफ़ यू को चेंज किया सर्वेंट के अकॉर्डिंग, ही हो गया। डोंट को कर दिया पास्ट में डिडंट, वर्क एफिशिएंटली, देन कॉमा आ गया। आई को चेंज करेंगे मास्टर के अकॉर्डिंग, आई माई मी वी एस वर्क को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ही हो गया। विल को पास्ट में चेंज किया वुड, डिसमिस एंड यू को अगेन सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, हिम हो गया। तो आपका ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, एज पर द स्टोरी ऑफ द नोवेल द गाइड हु अराइव्स एट द टेम्पल ड्यूरिंग राजूज हंगर स्ट्राइक। क्योंकि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश लाने के लिए राजू क्या करता है, 12 डेज़ का फास्ट करता है। तो वहाँ पे जब उसको कई दिन हो जाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक सेज है जो कि फास्टिंग कर रहा है फॉर द रेन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वहाँ पे प्रेस आना स्टार्ट हो जाती है, वो कवर कर रही है वो पूरे इवेंट को, ठीक है। तो प्रेस आती है। द बेनेट फैमिली ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडाइज लिव्स इन द विलेज ऑफ। बेनेट फैमिली जो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज में, जो कि जेन ऑस्टन का नोवेल है, इसमें ये लोग कहाँ रहते हैं, तो बेनेट फैमिली रहती है लॉन्गबॉर्न में। अब रोजिंग्स यहाँ पे जो बताया गया है, रोजिंग्स में जो मैडम कैथरीन थी ना, जो डार्सी की आंटी थी, वो रहती थी। बिम्बरले नाम की कोई जगह नहीं बताई है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। और पेम्बरले जो है ये जो डार्सी है उसका एस्टेट है पेम्बरले, और मिस्टर बिंगले जो थे वो रहते थे नीदरफील्ड पार्क में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लॉन्गबॉर्न। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द इंग्लिश सोनेट है। इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंग्लिश सोनेट में 3 क्वेट्रेंस होते हैं 4 लाइन के, ठीक है। ये हो गई आपकी 12 लाइन्स, और एक कपलेट होता है 2 लाइन का, +2 कर दो, आपकी हो गई 14 लाइन्स। ये स्ट्रक्चर होता है 3 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट। तो आई होप आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।